हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए आप सभी के लिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, कुछ समाजशास्त्र में नहीं पढ़े हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो आंसर कैसे बनाकर लिखेंगे 100 में 100 नंबर वाली क्लास आप सभी के सामने लेकर आए हैं। एक जेन्युइन तरीका दोस्तों बताएंगे कि कैसे आप अपने आंसर को कॉपी में लिखेंगे। आप जीरो पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप ऐसे कैसे आंसर लिखकर पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो देसी जुगाड़ बताएंगे, वो ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप अच्छे से पूरा 100 में मान के चलिए कम से कम 90 प्लस आप क्वेश्चन करके आएंगे और 90 प्लस आप अचीव कर सकते हैं। पूरा पेपर आपको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 2025 का पेपर है, 2026 का हम लोग मॉडल पेपर बनाते हैं। ये बोर्ड का पेपर है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको जो विश्वास भरोसा है वो बना रहे कि जो बोर्ड ने पूछा उसको करके दिखाई। क्या पता हम उसको रट कर आए हों, आपको बता दें। तो यहाँ पे जो बोर्ड ने पूछा है उसको बताइए कैसे जो है आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जब आप पेपर में लिखेंगे तो उसमें कुछ बनाने लायक होता नहीं है। आप इसमें जो है कुछ भी आप उसमें टिक मार सकते हैं। कैसे टिक करेंगे ये भी एक सवाल होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें आप बी कर दीजिए, इसमें सी कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक जेन्युइन तरीका ये है, एक सटीक तरीका ये है कि उस टाइम पे पेपर हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको जो उचित लगेगा आप उसमें टिक कर देना अपने हिसाब से। अगर किस्मत अच्छी रही तो 10 का 10 पूरा सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे सही आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से मान लीजिए खुदन खास्ता पेपर में आ जाए तो निम्नलिखित में से भारत में कौन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख बाधा है। राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख बाधा है जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, संप्रदायवाद भी है। इसमें जो है आपका ये सभी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण का स्तर है वो 31.2 आपका इसमें डी वाला इसमें भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का उदाहरण है। तो चिपको आंदोलन जो उदाहरण है ये पारिस्थितिकी आंदोलन, तो इसमें आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हरित क्रांति जो है प्रारंभ का दशक का भी ये है, तो यहाँ पे 60-70 दशक में ये माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है ग्राम्य नगर जो है नगरीय शहर का अवधारणा क्या है। तो जहाँ पे ग्राम और नगर मिले वही आपका सही हो जाएगा, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे संविधान की संशोधन में पहली बार पंचायती राज की संवैधानिक परिस्थिति जो है ये प्रदान की गई थी, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें सब जो है ए मार देना, बी मार देना, सी मार देना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहीं सी सही है, कहीं सी, कहीं बी सही है, तो कहीं डी सही है, कहीं ए सही है। इस प्रकार से यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको जो उचित लगेगा आप उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये इंग्लैंड से हुई थी, इसमें राइट आंसर इंग्लैंड रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से जन संचार का माध्यम क्या है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, तो ये सभी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे है प्रभुत्व जाति की अवधारणा क्या है। तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा जो है इसमें किसने दी है। तो जवाब होगा एम.एन. श्रीनिवास, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन जनजातीय जो है समाज की विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं है विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है इसमें इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए जो आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे शुरुआत होता है लिखने वाला। यहाँ से मेन तो काम आपका शुरुआत यहाँ से होगा उपनिवेशवाद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 से 3 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर जो है आपको कैसे मिलेगा, पूरा 100% सटीक आंसर जो है आपको बताने वाले हैं। तो पहले अपने कॉपी में क्या करना है, यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा। अब इसमें जो है पहले आपको अपने कॉपी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से लिख देना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 11 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर एक काम और करना है, यहाँ से जो उपनिवेशवाद लिखा गया है यही आपका हेडिंग है, तो आपको यहाँ पे अपनी कॉपी में हेडिंग बनाना है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में जो है आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कॉपी में इस प्रकार से। जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तो आप यहाँ पे उपनिवेशवाद, ठीक है, लिख देंगे उपनिवेशवाद। अच्छे से थोड़ा लिख लेंगे बढ़िया से, उपनिवेशवाद इस प्रकार से लिख के जो है यहाँ पे चाहें तो आप इसे अंडरलाइन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हेडिंग बना के इसके बारे में आप लिखेंगे। सवाल ये है कि इसमें लिखेंगे कि, तो उसमें देखिए लिखा है उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि मान लो कोई एक शक्तिशाली देश हो, जैसे चीन मान लेते हैं। ठीक है, शक्तिशाली देश चीन है, चीन ने कब्जा किया है किस पर, तिब्बत पर।
तिब्बत पर जो है कब्जा किया है। तो अब जो शक्तिशाली देश चीन है वो तिब्बत पर कब्जा किया है। तो तिब्बत पर कब्जा करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसको आप डायग्राम में भी बना सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब एक शक्तिशाली देश, यहाँ पे लिखेंगे जब एक शक्तिशाली देश, ठीक है, शक्तिशाली देश, जब एक शक्तिशाली देश किसी छोटे देश, ठीक है, किसी छोटे देश, यहाँ पे लिखेंगे किसी छोटे देश, जैसे कि कोई भी देश हो सकता है, किसी छोटे देश पर, ठीक है, कब्जा कर ले, ऐसे अपने भाषा में लिखिए, कब्जा कर ले या अपना अस्तित्व उस पर जो है जमा ले। तो कब्जा कर ले ये हो जाए कब्जा कर ले, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पूरा नंबर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, कहा जाता है। जरा पूरा बात ध्यान से सुनेंगे, कहा जाता है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब एक काम और करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि भारत भी कभी उपनिवेशवाद था, भारत भी कभी उपनिवेशवाद था। ठीक है, उपनिवेशवाद था। ठीक है, क्योंकि भारत पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। भारत पे कब्जा था किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो है कब्जा था भारत पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया था? कब्जा किया था किस पर? भारत पर। तो यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं, और जो ऊपर में डायग्राम बनाया है इसको भी आप बना सकते हैं। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा सा लेके जैसे 100% दोस्तों आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा 3 नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटे, क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है बिल्कुल यूनिक आंसर है, अलग आंसर है, सटीक आंसर है। कोई माइक लाल काट भी नहीं सकता एक सटीक आंसर को। ठीक है दोस्तों, अगर कॉपी ऐसे लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। यहाँ मैंने जल्दबाजी में लिखा है, थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो सकती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, राइटिंग से मतलब नहीं है, बस आप यहाँ समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर आप अच्छी राइटिंग में इसको प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो पूरा का पूरा 3 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जनजातीय समुदाय की 3 समस्या बताइए। तो जनजातीय समुदाय की 3 विशेषता आपको बतानी है। अब इसको जो है कॉपी में कैसे लिखना है, तो एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, एक नया पेज लेकर उस पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी में आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ठीक है, तो पहले काम यही कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर जो है यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं, इसके बाद जो है शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। क्रम वाइज प्रश्नोत्तर सभी को आपको हल करना है, क्रम वाइज हल करने से फायदा रहता है। प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 यहाँ पे लिख के इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनजातीय समुदाय की 3 विशेषता। तो आप यहाँ से क्वेश्चन से हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जनजातीय हो जाएगा, यहाँ पे जनजातीय हो जाएगा, जनजातीय समुदाय। ठीक है, समुदाय, जनजातीय समुदाय के 3 विशेषता या 3 समस्या पूछा है ना, तो लिखेंगे 3 समस्या। इस प्रकार से आप ऐसे हेडिंग बना लेंगे। इतना काम करने से थोड़ा सा देखिए काम ये होता है कि हेडिंग बना लेंगे तो आपका पेज भी यहाँ से कवर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में कि किसका आंसर आपने लिखा है। इसको ऐसे ही पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे 3 पूछा गया है, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट जो है अच्छे से आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट इस प्रकार से। मैं यहाँ पे उंगली बना दे रहा हूँ ताकि जो है आपको थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बताना। अब इसको कॉपी में आपको लिखना है 3 पॉइंट। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछा है कि जनजातीय समुदाय, यानी जन का मतलब क्या होता है? लोग होता है। ठीक है, इन लोगों का ऐसा समुदाय है, यानी लोगों का ऐसा समूह है या समुदाय है जिसको कोई न कोई समस्या हो रही है। ठीक है, क्या समस्या हो रही है? अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने ना दिया जाए तो उनको समस्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शिक्षा की समस्या। किन्हें ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, शिक्षा की समस्या, सिंपल। ठीक है, शिक्षा की समस्या, ये हो जाएगा।
अब मान लीजिए कुछ लोग को आवास मिलता है, सरकार आवास देती है, लेकिन इन जनजातीय समुदाय को आवास ना मिले, घर ना रहे उनके लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवास की समस्या। ठीक है, अगर उनके पास घर ना रहे तो आवास की समस्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आवास की समस्या होगी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इनको रोजगार ना मिले, ऐसे समुदाय को रोजगार ना मिले, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रोजगार की समस्या। ठीक है, रोजगार की समस्या हो जाएगी, रोजगार की समस्या। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे समस्या लास्ट में जोड़ देंगे, क्योंकि समस्या पूछा गया तो समस्या जोड़ दीजिए, बस सिंपल। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें आपने लिखा 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, टोटल आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। भाई साहब सटीक आंसर बता रहे हैं, अगर आप ऐसा कॉपी पे लिख देते हैं ना तो कसम से पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। सही तरीका दोस्तों, जेन्युइन तरीका बता रहे हैं, कोई रट्टा मार नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है, समझ के विकसित करके अपने आपको आंसर प्रेजेंट करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है क्षेत्रवाद क्या है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, 3 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जैसे ही आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे कम से कम 2 लाइन गैप कर देंगे ताकि जो है थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ करके आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या हो जाएगा। कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आता, तो 13 आप यहाँ पे लिख के इसको अंडरलाइन इस प्रकार से कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्षेत्रवाद क्या है, तो हेडिंग क्या बनेगा? क्षेत्रवाद बनेगा। तो आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रवाद लिख देते हैं, क्षेत्रवाद हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रवाद हो जाएगा। अब आपको मान लेते हैं क्षेत्रवाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है, देखिए कैसे लिखेंगे इसमें। यहाँ पे जैसे आपने नाम सुना होगा जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, तो यहाँ जातिवाद जो है लोग जातिवाद करते हैं, ऐसे यहाँ पे क्षेत्रवाद करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, यानी हम सब यूपी के रहने वाले हैं। यूपी और बिहार के लोग ज़्यादातर कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार बहुत कम मिलते, तो लोग कमाने जाते हैं। ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? जैसे महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र लोग कमाने जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कमाने जाते, दिल्ली मुंबई चेन्नई जाते हैं कमाने के लिए। तो अब यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर महाराष्ट्र के लोग यूपी बिहार वालों को ना आने दे अपने राज्य में, या फिर उनको रोजगार ना दे, तो इस भावना को क्या कहेंगे? क्षेत्रवाद कहेंगे, क्योंकि वो लोग भाई हमारे साथ क्या कर रहे हैं? दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद कहलाती है। यहाँ पे लिखिए क्षेत्रवाद। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप किसी नाम यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई एक समुदाय ए है, कोई एक समुदाय बी है। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। जब ए समुदाय के लोग बी में जाते हैं तो बी वाले अपना जो है ये इनका विरोध करते हैं, इनको रोकते हैं, इनको जो है रोजगार नहीं देते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस भावना को, इस विचारधारा को क्षेत्रवाद कहा जाता है। सिंपल से आप आसानी से कहानी में दोस्तों लिख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे यूपी बिहार के लोग कमाने जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोग जो है इसका दुर्व्यवहार करते हैं, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए अगला है प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई साहब ये क्या पूछ लिया, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, आप मुस्कुराइए, CBV कल 8 क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं और उस पर जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे जो है आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है क्वेश्चन प्रेक्षण पद्धति। तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर पहले फटाफट लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या हो जाएगा। ठीक है, संख्या कितनी है भैया? 14 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे इसको और यहाँ से हेडिंग बना लेंगे प्रेक्षण पद्धति के उद्देश्य। ठीक है, ये आपका हेडिंग बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना दे रहा हूँ, फटाफट लिख लेते हैं प्रेक्षण। अब दोस्तों हेडिंग मैंने लिख लिया है, अब इसके बारे में लिखना है। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो उद्देश्य में जो है आप यहाँ पे 3 पॉइंट बनाती, यहाँ पे 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में आपको लिखना है प्रेक्षण पद्धति लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए प्रेक्षण जो पद्धति लिखा गया है, सबसे पहले पेपर में यहाँ पे लिखा है प्रेक्षण पद्धति, यानी यहाँ पे प्रोजेक्शन मेथड जो है ये आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी हिंदी में ना समझ कर इंग्लिश वाला पोर्शन समझ में आ जाता है। प्रोजेक्शन मेथड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेक्षण पद्धति में। प्रेक्षण मतलब होता है जांच करना। ठीक है, इसका मतलब होता है जांच करना। अब आप सोचिए ये जांच कहाँ होगी? ये जांच होगी समाज शास्त्र में, क्योंकि समाज शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समाज में क्या होती है? जांच होती है। ठीक है, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो समाज में जांच की जाती है उसी को प्रेक्षण पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हिंट मिल गया इतना, तो आप इसके बारे में आप लिखेंगे कि समाज में
समाज में सर्वे करने के लिए, सर्वे या फिर जांच करने के लिए प्रेक्षण पद्धति लिखेंगे आगे इसमें, प्रेक्षण पद्धति, परीक्षण पद्धति उपयुक्त होती है या परीक्षण पद्धति की जाती है या परीक्षण की जाती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या परीक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है, लिख सकते हैं इसका परीक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा, क्या जांच किया जाता है भाई, क्या करते हैं, जैसे मान लो समाज में कोई बुराई है, कोई समस्या है या शिक्षा की कमी है, रोजगार है, क्या है, मान लो रोजगार की कमी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रोजगार की जांच करने के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं, अपने भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए किया जाता है, तो ये उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। समाज में और सारी बुराइयां होती हैं, ऊंच नीच की भावना होती है, जातिवाद की भावना होती है, धर्मवाद की भावना होती है, क्षेत्रवाद की भावना होती है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कुछ भी बना के अपने सेंटेंस में ले सकते हैं। तो समाज में जो बुराइयां होती हैं, समाज की समस्या लिख सकते हैं, समाज की समस्या की समाधान के लिए, की समाधान के लिए, ठीक है, ले सकते हैं, समाधान के लिए परीक्षण पद्धति किया जाता है, तो इसलिए आवश्यक हो जाएगा। बस 3 पॉइंट लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 2 लाइन गैप कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर हो जाएगा, या संख्या ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 15 नंबर है, इसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया है भूमंडलीकरण, इसका हेडिंग आप यहाँ से बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपनी कॉपी में आप लिखेंगे भूमंडलीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से लिख देंगे और फिर इसके बारे में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भूमंडलीकरण जो शब्द है इसमें देखिए भूमंडल लिखा गया है ना, पेपर में देखिए यहाँ पे आपको भूमंडलीकरण में यानी ग्लोबलाइजेशन है, यानी भूमंडल आपको शब्द नजर आएगा। तो जो यहाँ पे भूमंडल शब्द आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको विश्व में दिखाई दे रहा कि ये विश्व की बात हो रही है, ठीक है, विश्व की बात हो रही है, क्योंकि भूमंडल पे क्या है, विश्व है और विश्व में भूमंडल है, बात एक ही है। तो यहाँ विश्व जो है वो एक दूसरे से जुड़ता है, जुड़ रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम जुड़ने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसको और इजी करते हैं, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जब कोई देश, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई देश, ठीक है, जब कोई देश या कई देश भी कह सकते हैं, जब कोई देश अपनी संस्कृति, ठीक है, अपनी संस्कृति या फिर व्यापार, ठीक है, या फिर जो है कोई भी वस्तु सेवा का जो आदान प्रदान होता है, रहन सहन खान पान, इन सब का जो है एक देश से दूसरे देश में जो आदान प्रदान होता है उसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है, ठीक है। अपने शब्दों में बयां करके उससे अच्छे से आप परिचय कर सकते हैं। लिखना शुरू करेंगे तो आपके मन में कुछ तो आइडिया आएगा, आप शुरू करिए पहले, ठीक है, शुरुआत करिए, कुछ को दोस्तों आएगा मन में, ठीक है। आगे देखिए सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे आपको यहाँ पे लिखना है, अब एक एक करके मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे सामाजिक परिवर्तन लिखा है। अब यहाँ पे परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अभी बदलाव कहाँ होता है, बदलाव कहाँ हो रहा है, समाज में, ठीक है, समाज में। तो समाज में जो बदलाव हो रहा है इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे समाज, ठीक है, समाज लिखेंगे, गोला कर देंगे, समाज में जो बदलाव हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे बदलाव। सबसे यूनिक आंसर है, कोई भी ऐसा लिखता ही नहीं है क्योंकि कोई बताने वाला है ही नहीं। इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, फिर आके बताइए कि कहीं ऐसा बताया गया होगा। जो तरीका है, जो सटीक आंसर देने का है वो आपको बता रहा हूं मैं। समाज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, तो समाज में जो बदलाव होता है उसी को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। ये डायग्राम बना देंगे तो आपका यहाँ पे बढ़िया सेंटेंस हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन इसे कहते हैं। तो समाज में बदलाव होने की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल, बदलाव क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं होती होंगी, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसे बदलना जरूरी होता है। जैसे आज से कुछ साल पहले अगर शादी की बात कर लेते तो शादी में डीजे नहीं जाता था। आज से 10-15 साल पहले शादी में डीजे बहुत कम जाते थे, गांव में तो बिल्कुल नहीं जाता था। शादी में जो है बफर सिस्टम वगैरह नहीं होता था, जो बफर सिस्टम आज के डेट में होता है, बफर सिस्टम नहीं होता था आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले।
तो जो ये डीजे बफर सिस्टम ये सब अनिवार्य हो चुका है, ये समाज में क्या है, बदलाव तो है, इसी को तो कहते हैं बदलाव। और क्या है बदलाव, समाज में जो पुरानी चीज़ें हैं, आप इसको एक चीज़ से नया ले सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ हैं, यानी पुरानी जो चीज़ें हैं, जब पुरानी चीज़ों को छोड़कर नवीन चीज़ों को लोग जो है अपनाते हैं, जो नवीन चीज़ें हैं, नवीन जो चीज़ें हैं उसको जब अपनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पुरानी पद्धति को छोड़कर नई चीज़ को अपनाना सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अपने शब्दों में बनाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस शुरुआत तो करिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा, नातेदारी को जो है प्रकार बताइए। नातेदारी को मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप जो है नातेदारी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, इसको जो है थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करते हैं कैसे जो है आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नातेदारी में एक सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं इसमें कि जैसे मान लो एक कोई, मान लेते हैं, ये पेन क्या हो गया भाई, चल नहीं रहा है। मान लेते हैं कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, और मान लेते हैं कोई एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये अनजान है, लेकिन अब इनको जान पहचान बनाते हैं। कैसे जान पहचान होगा, इस लड़के का इस लड़के से शादी करवा देते हैं। तो चलिए शादी करवा देते हैं फटाफट भाई, मॉल भी चल रहा है शादी का। अब ये शादी करवा दिए हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, इनका जैसे शादी होगा तो इस लड़के का पूरा जो परिवार होगा, पूरा परिवार इस लड़के के परिवार के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ा कैसे, शादी में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिश्ता बनेगा। क्या बनेगा, रिश्ता। तो इसी रिश्ता को, इसी रिश्तेदारी को ही नातेदारी कहा जाता है। तो यहाँ पे नातेदारी हो गया। अब इसके बाद शादी हुई तो बच्चे होंगे, मान लो बच्चा आएगा यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, ये बच्चा आ गया। अब ये जो बच्चा है ये इनका क्या हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा, तो इनका खून हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देख पाएंगे शादी जो हुई, जो रिश्ते बना है, ये रिश्ता बना है दो प्रकार से। यहाँ पहला प्रकार हो जाएगा जब इनका शादी करवाएं तब, यानी विवाह हो जाएगा। ठीक है, विवाह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे रक्त संबंधी, इन्हें जब इनका बच्चा हुआ तो रक्त संबंधी हो जाएगा। तो नातेदारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे कॉपी में अपने, जैसे मैंने बताया था, पुरुषोत्तम नंबर डाल देंगे, फिर हेडिंग बनाएंगे नातेदारी के प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से अच्छे से आप लोग लिखना। ठीक है, प्रकार हो जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। दो पूछा गया है, दो ही पूछा गया है ना, दो पूछा गया है, दो प्रकार बताइए, नहीं दो नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, प्रकार बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पहला विवाह पर। ठीक है, विवाह संबंधी लिख सकते हैं, विवाह संबंधी, इस प्रकार से लिखिए यहाँ पे विवाह संबंधी हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रक्त संबंधी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा रक्त संबंधी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे को गोद लेते हैं तो यहाँ पे दत्तक हो जाता है, तीसरा पॉइंट में ले सकते हैं दत्तक। ठीक है, दत्तक मतलब गोद लेना, यहाँ पे आप सिंपल भाषा में गोद लेना भी लिख सकते हैं, गोद लेना। ठीक है, इस प्रकार से। तो 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दबाव समूह की अवधारणा क्या है। अब दबाव समूह के बारे में पूछा है, आपको समझ में नहीं आ रहा दबाव समूह में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दबाव समूह, तो दबाव है, ठीक है, दबाव है, ये दबाव है और समूह है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है इसमें, एक आपका दबाव है, दूसरा आपका समूह है। तो यहाँ पे एक ऐसा समूह है जिस पे दबाव डाला जा रहा है, या फिर एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा दबाव डाला जा रहा है। दबाव का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप खड़े हैं, आपके ऊपर कोई आके दबाव, प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो आप कहोगे भाई क्यों दबा रहा है यार, है ना। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपके जो समूह है, यहाँ पे जो समूह है, इस समूह के द्वारा किसी पे दबाव डाला जा रहा है। किस पर दबाव डालते हैं, या तो समाज पे, क्योंकि समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज पर, या फिर कह सकते हैं सरकार पर। ठीक है, सरकार पर कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लिख सकते हैं इसमें परिभाषा कि जब एक समूह, ठीक है, जब एक समूह राजनीतिक तौर पे देखा जाए, जब एक समूह सरकार पर दबाव डालता है तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। वो दबाव इसलिए होता है क्योंकि समाज में अस्थायी परिवर्तन लाने के लिए, या समाज में कोई बदलाव लाने के लिए, या सरकार अपनी मनमानी का ना करे, इसलिए जो विपक्ष पार्टी होती है, जो विपक्षी दल होती है, वो दबाव समूह के रूप में काम करती है, जो सरकार को जगाने काम करती है कि आपको जनता ने बनाया है, जनता के लिए काम करिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रामीण समाज की विशेषता लिखिए। ग्रामीण समाज की आपको विशेषता लिखनी है। अब भाई अगर आप गांव में रहते होंगे तो आप जानते होंगे, गांव में रहते हैं तो फिर क्या गांव में होता है, गांव में क्या होता है,
पहली विशेषता गांव में कृषि होती है, गांव में क्या होती है, कृषि होती है। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी इसमें पशुपालन होता है, ठीक है, पशुपालन होता है। और गांव में क्या देखने को मिलता है, गांव में आज भी जो समाज रहता है उसमें प्रेम भावना देखने को मिलती है। आज भी कोई बात हो जाती है तो गांव के लोग सब इकट्ठा होकर आके, जैसे कि एक चोर वाला जो है बड़ा ड्रोन कैमरा वाला बड़ा चला था, आप सुने होंगे, है ना। तो ड्रोन कैमरा में क्या हुआ था कि गांव गांव में सब लोग जाग रहे थे। शहर में तो किसी से कोई मतलब रखता नहीं है, लेकिन गांव में पूरा गांव इकट्ठा होकर जाग रहा था भैया। तो इसका मतलब क्या है, ये गांव में अभी प्रेम भावना देखने को मिलती है। तो इन पॉइंट लिख देना है, 3 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है, बस कोशिश करिए, बहुत आसानी से आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित कीजिए। सामाजिक बहिष्कार लिखा है, तो सामाजिक बहिष्कार कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सामाजिक बहिष्कार में हेडिंग डाल देंगे। अब यहाँ पे लिखा सामाजिक बहिष्कार या बहिष्करण लिखा है, ठीक है। तो बहिष्करण ये लिखा है, इसका मतलब होता है कि समाज से किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देना, ठीक है। समाज से किसी व्यक्ति को बाहर कर देना, उसे सामाजिक बहिष्करण कहा जाता है, ठीक है। अब बाहर क्यों होते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है। अब मान लीजिए भाई, गांव गांव में ऐसा अक्सर होता है, समाज में देखने को मिल जाता है, कॉमन चीज़ें होती हैं, लोग प्रेम मोहब्बत में फंस जाते हैं, प्रेम कर बैठते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लड़का लड़की प्रेम में फंस जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि जो है अब जीवन यापन करना है अपने साथ में। तो क्या करेंगे, दोनों लैला मजनू आपस में जो है प्लान बनाएंगे और फिर उसके बाद पंछी उड़ जाएगी, ठीक है, इन्हीं भाग जाएंगे। अब जब ये लौट कर दोबारा आएंगे तो क्या गांव का समाज इन्हें स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहिष्कार कहेंगे। यानी समाज इनको त्याग देता, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम लोग जाओ जी लो जिंदगी, अब हमको लेना देना नहीं है। तो समाज क्या करती है, बहिष्कार कर देती है। इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल ये नहीं लिखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह बना के लिख सकते हैं कि जब समाज में किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति को समाज से दूर कर दिया जाता है तो सामाजिक बहिष्करण कहा जाता है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे मन में सवाल तो यही होगा कि भाई लघु उत्तरीय कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको इसको 6 नंबर का क्वेश्चन एक पेज में आपको आंसर देना होगा कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हुए भूमि सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जैसे मैंने पूरा 10 क्वेश्चन मैंने बताया है कि कैसे आप लिख सकते हैं बना के, ऐसे इसको भी अब बना सकते हैं। तरीका पता चल गया होगा तो आप इसको भी बना सकते हैं। मैं एक करके बता दे रहा हूँ कैसे आप करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भारत में यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे जो है लघु उत्तरीय, यहाँ पे लिखेंगे लघु उत्तरीय, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लीजिए, प्रश्न हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देना आप लोग बढ़िया से, मैं यहाँ पे जल्दबाजी में कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना। जैसे मान लो कितना है, यहाँ पे 11 है, तो 11 कहाँ भाई, 12, 21 नंबर हो जाएगा, 21 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आप यहाँ पे लिखना है, हेडिंग बनाना है, भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो अब पहला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप इसको एक काम और कर सकते हैं, एक अच्छा नेक काम कर सकते हैं, सबसे अलग आंसर लिख सकते हैं, इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक जो है ऐसे डायग्राम बना लीजिए बढ़िया सा, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे बीच में जो है आप हेडिंग डाल दीजिए, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप इसके बारे में यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके हेडिंग बना के, डायग्राम बना के, ऐसे भी आप डायग्राम बना के लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और यूनिक लगेगा, ठीक है। ऐसे इसको कर सकते हैं। अब सवाल है कि करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है भारत में भूमि सुधार, यानी भारत में भूमि सुधार हुआ है। तो क्या होता था भूमि के यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि जमींदारी प्रथा चलती थी, ठीक है। क्या चलती थी, जमींदारी प्रथा चलती थी, जमींदारी प्रथा आप यहाँ पे लिख देंगे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो किसान थे उनको जमीन दे दिया गया, तो इस प्रकार से जमीन का सुधार हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, भूमि सुधार कैसे होता है, मान लो कोई भूमि परती पड़ी है, ठीक है, कोई भूमि परती पड़ी है, उस पर खेती किया जाए
तो भाई भूमि का सुधार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर तीसरा पॉइंट में लिखना चाहते हैं, मान लो कि जो है मृदा अपरदन ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी कटाव ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए या मेड़बंदी करना चाहिए, जिससे जो है मृदा अपरदन ना हो, मृदा कटाव ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग बना के सोच के अपने शब्दों में आप उसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है दिव्यांगों के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसको कई बार चर्चा की है कि कैसे आप इसके बारे में ले सकते हैं। तो दिव्यांग कौन होता है? दिव्यांग वो होता है जो विकलांग होते हैं, विकलांग को ही दिव्यांग कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी समस्या के बारे में पूछा है, तो किनकी क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं भैया। आप महसूस करिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक पैर से लंगड़ा है, ठीक है, इसके पैर एक नहीं है, लंगड़ा है। अब आप सोचिए कि इसको कितना दिक्कत होगा, इसको अच्छे से कहीं आने जाने में नहीं जो है दिक्कत होगी, इसको रोज उठने बैठने में दिक्कत होगी, इसको जो है पढ़ने में दिक्कत होगी, इसको जो है चलने में दिक्कत होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, मतलब बहुत सारी समस्याएं भाई साहब, कितनी सारी समस्याएं हैं। तो आप इसके बारे में दोस्तों आप सेंटेंस सोच के बना के लिखिए, अच्छे से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर लिखा है भारत में महिला के प्रमुख आंदोलन बताइए। महिला आंदोलन क्यों करती है? जब महिला को हक नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो लोग आंदोलन करते थे, कहीं न कहीं लोग सोचते थे विधवा अगर हो चुकी है तो उसका शादी दोबारा नहीं होगा, तो उसके लिए आंदोलन किए गए। ठीक है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब के लिए जो है कहीं न कहीं आंदोलन किए गए हैं। महिला के साथ उत्पीड़न ना हो, ठीक है, यौन शोषण ना हो, इसके लिए किन महिलाओं ने आंदोलन किया है। तो आप आराम से हेडिंग बनाइए, उसके बारे में लिखिए, कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लिख देंगे बनाकर, 4 नंबर भी अगर आपको मिल जाता है तब भी बहुत है, कम नहीं है। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 3 पेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा बढ़िया नंबर आपको यहाँ पे 8 अंक मिलेंगे। अगर 3 नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर को आपको प्रेजेंट करना है, और आप बना के लिखिए जैसे मैंने तरीका बताया, उसको आप कोशिश करिए। कुछ ना कुछ दोस्तों आप लिखकर जरूर आएंगे, पूरा अंक आपको जरूर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।